गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप लोग सब फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और आप सबको होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू एवरीवन हु आर स्टिल वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, चलिए आप लोग सब फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसे कि आज मैंने आपको बोला था होली स्पेशल सेशन होगा, जहां पर आज पहला दिन है, तो आज हम लोग पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स को फटाफट रिवाइज कर लेंगे क्योंकि आपके पेपर्स आने वाले हैं। और आप लोगों को नेक्स्ट कल की क्लास में थोड़ा सा हिस्ट्री का रिवीजन देंगे और परसों की क्लास में हम लोग थोड़ा सा साइंस का रिवीजन लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जिसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बात कर रहे हैं वो ही मैं ज्यादातर लेकर आई हूँ। उनको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, लेके तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आई, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, और इसके बाद भी आपको लगता है कि मैम थोड़ी सी कोई और चीजें डिस्क्राइब कर दीजिए तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, चलिए फटाफट देखते हैं हम। हमारा पार्ट 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आता है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर जब हम आर्टिकल 1 की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, आर्टिकल 1 आपको बोलता है कि क्या नाम है आपके यहाँ पर इंडिया में जो भी स्टेट है, जो भी यूनियन टेरिटरीज है, उनके साथ साथ इंडिया का क्या नाम है। हमने इंडिया का नाम इंडिया अडॉप्ट किया आर्टिकल 1 में, और इंडिया का नाम भारत अडॉप्ट किया आर्टिकल 1 के अंदर। ठीक है, तो वही सेम चीज है यहाँ पर बोल रहा है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया क्या है, बहुत सारी स्टेट्स का आपस में, यूनियन टेरिटरीज का आपस में जुड़ा हुआ एक यूनियन बना हुआ है, जिसको हम लोग इंडिया और भारत दोनों ही नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए वही आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 जो है, जैसे आपका सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम राज्य को हमने बाहर से अपने यहाँ पर शामिल किया। ठीक है ना, तो उस तरीके का एडमिशन करना या उस तरीके के किसी स्टेट का स्टैब्लिशमेंट करना, उस तरीके के स्टैब्लिशमेंट या एडमिशन को हम आर्टिकल 2 में लेते हैं। बट आर्टिकल 3 में हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया। क्या किया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ के अलग कर दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना काट के अलग कर दिया। ठीक है, या 2 स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बना दिया। तो ये सब चीजें अगर हम अपनी बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर चीज आपकी आर्टिकल 3 के अंदर आती है। एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज के अंदर ही हम अगर बाउंड्रीज का अल्ट्रेशन कर रहे हैं, एरियाज का अल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो आपका आर्टिकल 3 में जाती है। यहाँ पर आप नाम भी चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेट का। ठीक है ना, हम स्टेट का नाम बदल सकते हैं अगर हम बदलना चाहें तो। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्ट नंबर 2। हमारा पार्ट नंबर 2 क्या है, वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच की बात करता है। ठीक, ये सिटीजनशिप की बात करता है। सिटीजनशिप मतलब आपके यहाँ नागरिकता, आपके यहाँ कैसी नागरिकता है, आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं, मतलब दोहरी नागरिकता आपके यहाँ पर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसी नागरिकता नहीं है, आपके यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। आर्टिकल नंबर 5 यहाँ पे आपको बोलता है कि ये जो सिटीजनशिप है, ये आपको जहां पर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से दिख रही है। फिर आर्टिकल नंबर 6 आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एसएससी प्रोस्पेक्टिव से, बट यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी माइग्रेंट्स आए थे, जो भी आपके रिफ्यूजीज आए थे इंडिया, ठीक है ना, जो लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, उनको किस तरीके से सिटीजनशिप दी जानी। ठीक, फिर इसके बाद आर्टिकल 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 जो है वो किन किन को सिटीजनशिप राइट जो है वो कंटिन्यूअसली दी जाती रहेगी, या क्या क्राइटेरियाज हैं, वो क्राइटेरियाज यहाँ पर डिस्कस किए। आर्टिकल नंबर 11 यहाँ पे आपको बात करता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है, अगर वो सिटीजनशिप के लिए कोई लॉ बनाना चाहती है या कोई कानून बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। बट किसके पास अधिकार है, संविधान के पास, संविधान के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास अधिकार है। ये अधिकार किसने दिया है संसद को, संविधान ने दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो आपका पार्ट 3 है, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आपको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में जानने को मिलेगा। आर्टिकल 12 बताता है कि किस तरीके का राज्य होना चाहिए, क्या स्टेट होना चाहिए जो कि आपको फंडामेंटल राइट्स देगा। ठीक है ना, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी भी आ जाती है, आपकी पंचायत भी आ जाती है, आपके इसके अंदर स्टेट भी है, आपकी सेंटर भी है, ये सब इसके अंदर आ जाती है इस स्टेट के अंदर आर्टिकल 12 में। ठीक, आर्टिकल 13 आपको ये बता देता है स्टूडेंट्स कि पार्लियामेंट मतलब संसद के पास अधिकार है, अगर फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना है, जैसे मान लीजिए राइट टू इंटरनेट हमको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो चेंज करना पड़ेगा ना। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लाना तो भी हमें फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट मतलब संसद के पास है। ठीक है ना,
ये चीज आता है। फिर आर्टिकल 14 की बात करें तो वो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने हम सब आदमी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो एक जैसे हैं। कानून हमको एक ही तरीके से न्याय देगा, ठीक है ना। एक ही बुक है, एक ही आपकी आईपीसी है, उसके थ्रू आपका आईपीसी है, ठीक। एक ही आपका कानून, किसी ने कोई गलती की, किसी ने चोरी करी, तो एक ही कानून के तहत आप भी जेल जाएंगे। एक ही कानून के तहत कोई बहुत अमीर आदमी होगा वो भी जेल जाएगा, बहुत गरीब आदमी वो भी जेल जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को इक्वालिटी बिफोर लॉ की बोली गई है। रूल ऑफ लॉ की बात बोली गई है कि सबसे ऊपर आपका रूल ऑफ लॉ रहता है, मतलब लॉ सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम। फिर आर्टिकल नंबर 15 की बात करी गई, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको जेंडर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, और कहाँ पर आप पैदा हुए हैं इसके बेसिस पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। भेदभाव नहीं करना चाहिए। बट आप कहोगे मैम डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, बिल्कुल होता है। वो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का होगा, ठीक है। वहीं पे बात करें हम आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 यहाँ पे आपका क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर सरकार कोई नौकरी निकाल रही है तो वो नौकरी सबको एक ही जैसी मिलनी है, सबके लिए वो नौकरी एक ही जैसी होनी है और सबको एक ही जैसी नौकरी देने का प्रावधान है, ठीक है। बट यहाँ पर भी सरकार जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत, ठीक है, कुछ लोगों को आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाने के लिए, मतलब इकोनॉमिकली और एजुकेशनली अपलिफ्ट करने के लिए थोड़ा बहुत आपका क्या करती है, रिजर्वेशन करती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की। आर्टिकल नंबर 17 आपसे यहाँ पर बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो छुआछूत की भावना है कि अरे तुम थोड़ा लोअर कास्ट के हो या तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम इसको बिलोंग करते हो, तो इन सब चीजों की जो बिलोंगिंग्स है उनके लिए हम क्या कह देते हैं बताइए। हम सिंपल सा एक पॉइंट यहाँ पे ये कह देते हैं कि आप छुआछूत नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर ये आदमी यहाँ पर खाना खाएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। अगर आपने ऐसा उसको बोला या कोई पर्टिकुलरली इंसल्टिंग वर्ड बोला तो वो आपको जेल भेज सकता है, इसके लिए लॉज बने हुए हैं, ठीक है। और आपने उसकी फंडामेंटल राइट का क्या किया है, वॉयलेशन किया, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो यहाँ आती है आपकी आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करती है। मतलब जो पहले आप लोगों को टाइटल्स बहुत बड़े बड़े नहीं दे दिए जाते थे कि किसी भी नाम के आगे कुछ भी लगा दिया जाता था और वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाता था, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज बढ़ती चली जाती थी। तो उस चीज को अवॉइड किया उन्होंने, कहा कि नहीं, आपको जो टाइटल्स मिलेंगे वो टाइटल्स आपके एजुकेशन वाले होने चाहिए या मिलिट्री वाले होने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई, ये पॉइंट होता है। नेक्स्ट बात होती है इसमें राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 से हम 22 के बीच की बात करेंगे। इसमें राइट टू फ्रीडम में आपके यहाँ पे कुछ 6 राइट्स दी गई हैं आर्टिकल 19 के अंदर, जहाँ पे आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोला गया कि जिस भी तरीके से आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पेंटिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, ठीक है ना, पोइट्री के थ्रू, मूवी के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, ठीक है ना, मोनो एक्टिंग के थ्रू, यू आर फ्री टू एक्सप्लेन, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता आपको। बट एक लिमिटेशन है, आप दूसरे आदमी को डिफेम नहीं कर सकते, किसी भी दूसरे तीसरे आदमी को आप डिफेम नहीं कर सकते, आपको डिफेम करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, उसको अपमानित करने का अधिकार नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिए। इसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी बिना हथियारों के अगर कोई असेंबली लगाना चाहते हैं तो आपको अलाउ है, आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आती है आपकी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, मतलब अगर कोई एसोसिएशन बनानी है या कोई यूनियन आपको बनानी है तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई ग्रुप बनाना है, कोई ट्रेड यूनियन बनानी, आप बना सकते हैं, आप फ्री है बनाने के लिए, आराम से बना सकते हैं। फिर आप ऑल ओवर इंडिया में घूमने के लिए भी आराम से फ्री है, आप चाहें तो आराम से घूम सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें आप इंडिया में जहां चाहे वहां सेटल भी हो सकते हैं, ये पॉइंट भी आपको मिल जाता है। फिर इसके बाद अगर हम और इसमें बात करते हैं तो आपको जो मर्जी आए, जो प्रोफेशन अपनाना है आप वो प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर बंदा आपको उस प्रोफेशन को अपनाने से रोक नहीं सकता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। आर्टिकल नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 20 और 21 जब आपके यहाँ पे इमरजेंसी लगती है या मार्शल लॉ लगता है, ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 सिर्फ बचे रहते हैं, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स आपके खत्म हो जाते हैं,
ठीक। आर्टिकल 20 बोल रहा है अगर आपने कोई गलती करी है, उस गलती की आपको सजा मिल गई, तो उस गलती पे दोबारा आपको सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक, ये आर्टिकल 20 बोलता है। आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको एक डिग्निफाइड लाइफ, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है। ठीक है, आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। अब इसमें मैं छोटा सी बात आप लोगों को बताऊं तो मान लीजिए कहीं पर आपको शाह बानो वाला अगर हम माने, या आपको बोल दे कि ट्रिपल तलाक वाला ही रेफरेंस ले ले, तो अगर इस छोटे से किस्से में हम बोले तो महिलाओं की कोई विल ही नहीं होती थी, उनसे पूछा ही नहीं जाता था कि आप चाहती क्या है। ठीक है ना, ये चीज सबसे गलत थी। इसी चीज को ध्यान में देने के लिए, इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए क्या कहा गया था कि इनको भी अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, तो इनसे आप उनकी अच्छी जिंदगी छीन नहीं सकते। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात आई, और यहाँ पर आपका अगर किसी ने आपकी पर्सनल लिबर्टी या आपको डिग्निफाइड लाइफ जीने से मना किया तो आप पक्का इसमें कंप्लेन कर सकते। आर्टिकल नंबर 21A क्या कहता है कि देखिए राइट टू एजुकेशन के बारे में, ये आर्टिकल नंबर 21A जो राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको बता रहा है, ये आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देश सिद्धांत उससे प्रेरित है। ठीक है, उससे प्रेरणा लेकर ये आर्टिकल 21A यहाँ पर डाला गया है, जिसमें 2002 में डाला गया, जहां पर आपकी ये बात हो रही है कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सरकार देगी। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ डिग्निफाइड हो, रिस्पेक्टफुल हो, तो आप लोगों को क्या करना होगा, पढ़ना जरूरी है। एजुकेशन आपको आपके राइट्स के बारे में बताता है, आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में हेल्प करता है, आपके आइडियाज क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से ही हमने आर्टिकल 21A के अंदर डाला। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 22 की। कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए अरेस्ट वारंट नहीं और कोई आपको अरेस्ट करके लिए चला जाए, आपको बता ही नहीं रहा है आपकी गलती क्या है। ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहा है, तो भैया इन सब चीजों से आपका प्रोटेक्शन है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट में आपको डाउट है वो बताइएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम यहाँ पर, आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 एंड 24 की बात करी गई। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मान लीजिए कि मानव तस्करी होती, मानव तस्करी आपकी किडनी के लिए, आपके लीवर के लिए, आंखों के लिए, इन सब के लिए मानव तस्करी भी होती है। साथ ही साथ महिलाएं भी आपकी एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू, बच्चे भी ले जाए जाते ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू, तो उस चीज में आपकी प्रोहिबिशन लगाई गई, उस चीज में मनाही करी गई है आपकी यहाँ पे। ठीक है, फोर्स्ड लेबर में क्या होता है, यहाँ पर बंधुआ मजदूरी में क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो मान लीजिए आपने एक बार किसी आदमी को खरीद लिया, ठीक, उसके बाद आप उसको कभी भी दोबारा सैलरी नहीं देंगे, तो आपकी बंधुआ मजदूरी होती है। ठीक, फोर्स लेबर आप किसी से करा नहीं सकते। ठीक, काइंड ऑफ इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी आ जाता है, प्रोस्टिट्यूशन भी आता है इसमें। ठीक, उसके भी हम प्रोहिबिशन के मतलब उसके भी खिलाफ है, फोर्स नहीं कर सकते आप किसी को। ठीक, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 बोलता है आपसे यहाँ पर कि जो बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 14, उन बच्चों को हार्मफुल जगह पे, जिस जगह पे उनका मेंटल हेल्थ और उनका फिजिकल हेल्थ डिप्राइव्ड हो, या जिस जगह पर उनका आप कह लीजिए कि उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़े, जैसे पटाखों की फैक्ट्री, ठीक है ना, या मान लीजिए खनिज, ठीक है ना, वहां पर आप उनको भेज रहे हैं तो वहां आप नहीं भेज सकते, मनाही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में यहाँ पे आ रहा है। आर्टिकल 25 यहाँ पर आपको बोल रहा है आप बिल्कुल फ्री है किसी भी तरीके का, कोई भी अगर प्रोफेशन अपने रिलीजन में फॉलो करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं या उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, आप फ्री है, कर सकते हैं। फिर इसके बाद मान लीजिए आप कोई बड़ी सी रिलीजियस एक्टिविटी करना चाहते हैं, मतलब आप रामायण ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ठीक है ना, या आप पुराने शरीफ शायद बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप क्रिसमस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्री है। फिर इसके बाद बोला जाता है आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है रिलीजन के लिए। ठीक है,
फिर आता है आप बिल्कुल फ्री हैं किसी भी तरीके की कोई भी रिलीजियस चीज को अटेंड करने के लिए, पहले ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी फ्री, फिर उसको अटेंड करने के लिए भी फ्री है। कोई भी स्टेट आपको कभी भी मना नहीं कर सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30 आ रहा है इसके में। आर्टिकल नंबर 29 आपसे यहाँ पे बोलता है कि जो माइनॉरिटीज हैं आपकी, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी हो, ठीक है ना, चाहे आपकी कोई दूसरी बेसिस पे माइनॉरिटी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को और उनके कल्चर को, सबको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक। फिर आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 यहाँ पर आपसे बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए जो माइनॉरिटीज हैं इनकी लैंग्वेज भी, आपकी कुछ लोग लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी होते हैं, उनका कल्चर के बेसिस पे माइनॉरिटी होते हैं। तो अगर हम इनको बचाना चाहते हैं, इनकी लैंग्वेज को बचाना चाहते हैं, तो इनकी लैंग्वेज को बचाने के लिए हमको एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो वही बात करी जा रही है कि यहाँ पर इनको इनकी लैंग्वेज को बचाने के लिए, इनके रिलीजन को बचाने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने की अनुमति दी गई है। आखिरी आर्टिकल जो आर्टिकल 32 है इसमें, वो आपसे बोलता है राइट किसका है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप बेसिकली इस चीज को ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहाँ पर आपको मिलती है आर्टिकल 32 में, ठीक। कहाँ मिलती है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के तहत नहीं आता, ये बिल्कुल अलग से राइट आता है, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है, पूर्ण अधिकार दिया गया है कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ तो आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, उसकी सुनवाई होगी। इस चीज का ध्यान रखिए, क्लियर है। तो रिट्स के थ्रू कर सकता है। 5 तरीके की रिट्स हैं आपकी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंट, ठीक है। ये 5 तरीके की रिट्स हैं, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन, इसलिए मैं क्विक रिवीजन ही करना चाहती हूँ कि 1 घंटे में मैं आपकी पूरे के पूरे आर्टिकल्स रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। चलिए आर्टिकल पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बोल रहा है। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ ये है। आर्टिकल 39 ये बोलता है कि अगर कोई आदमी गरीब है, वो आदमी गरीब है तो क्या उसको हम जस्टिस नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, इसीलिए उनको फ्री लीगल एड देनी पड़ेगी सरकार को, ठीक है। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है, ठीक है। बट याद रखिए कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर माने नहीं गए तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, बट इसके लिए नहीं जाओ। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो गांधीयन आपका प्रिंसिपल है, गांधीयन नीति निर्देश तत्व है। यहाँ पर पंचायत के निर्माण के बारे में बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे पूछो कि कौन से 2 इंपॉर्टेंट है तो आर्टिकल 44 और आर्टिकल 40, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, हमारे पास काम करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 41 में मेंशन है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 43 जो कि कहता है वेजेस की बात, कि हमको एक उचित वेजेस मिलने चाहिए। फिर 43A क्या बोलता है कि जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स लोअर लेवल पर काम करते हैं, बट वो जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही, इसलिए इनको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। फिर आता है आर्टिकल नंबर आपका 44 जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, सिर्फ और सिर्फ गोवा में अप्लाइड है, बाकी कहीं पे भी अप्लाइड नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, सिविल का क्या मतलब होता है, शादी, डिवोर्स, बच्चे, या कह लीजिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ये सब सिविल लॉ में आते हैं, ठीक है। तो सिविल लॉ हर आदमी के लिए एक जैसा हो, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम्स का सिविल लॉ अलग है, हमारा सिविल लॉ अलग है, वो काइंड ऑफ सिविल लॉज रहते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल लॉ सिर्फ एक जगह फॉलो होता है, सिविल कोड सिर्फ एक जगह फॉलो होता है, गोवा में, बाकी कहीं पे भी फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 45 की, तो 45 बोलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देना जरूरी है। इसी आर्टिकल से हमने प्रेरणा ली है और आर्टिकल 21 अपने में ऐड किया। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 आपको क्या बताता है कि जो एजुकेशनल और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है आपका, ठीक है ना, मतलब अगर मान लीजिए कोई आदमी बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है और शैक्षणिक रूप से भी कमजोर है, तो उस आदमी को उठाने के लिए, उस आदमी को प्रमोट करने के लिए हम उसको रिजर्वेशन जैसी चीज दे सकते हैं, ठीक है। यही चीज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए यहाँ बोली गई है।
फिर आता है आर्टिकल नंबर 47, जो कि आपको बोलता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, अगर जो महिला प्रेग्नेंट होती है तो याद रखिए स्टेट सरकार हमेशा उसको एनीमिया से लड़ने के लिए दवाइयां देती है, ठीक है ना, उसको अनाज प्रोवाइड करती है, बच्चों को अनाज प्रोवाइड करती है, प्रोटीन रिच डाइट लेने को कहती है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें यहाँ पर जो आपसे बोली जाए, तो ये स्टेट की ड्यूटी है। इसीलिए आप एक एग्जाम्पल भी मान लो कि नरेंद्र मोदी जी का जो सितंबर में बर्थडे मनाया जाता है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो इसलिए स्टेट की ड्यूटी है आप लोगों को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देना, प्रॉपर लेवल का न्यूट्रिशन देना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब अगर आप चाहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री और आप एग्रीकल्चर करें तो थोड़ा साइंटिफिक मेथड से करें, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, ईल्ड अच्छी नहीं आएगी, प्रोड्यूस अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर साइंटिफिक मेथड यूज करके आप करने की कोशिश करिए, वो ये बात बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 बोलता है आर्टिकल नंबर 49 बोलता है कि जो मॉन्यूमेंट्स पे जाकर बढ़िया से ये दिल विल बनाकर अपना नाम लिख कर आते हैं ना, इसको बंद करो, ठीक। ये हमारा कल्चर है, इसको प्रोटेक्ट करो, इसको प्रमोट करो और इस पर प्राउड फील करो, ठीक है। वही नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम आपकी, तो यहां पर आपका आ जाता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी है उससे हम कार्यपालिका को अलग हटा दें और जुडिशरी को अलग रखें। दोनों को एक ही में मिला दोगे ना तो कभी भी न्याय मिल ही नहीं पाएगा, हमेशा पार्शियलिटी होती रहेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, इसे जुडिशरी को हमेशा कार्यपालिका से अलग रखने को बोला गया है। आर्टिकल नंबर 51 आपसे क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि आपको विश्व शांति की स्थापना की बात करनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ मानना चाहिए, इंटरनेशनल पीस की बात आपको करनी चाहिए, ठीक। फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पे। फंडामेंटल ड्यूटीज जब शुरू में ऐड करी गई थी तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड करी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, ठीक है। तब हमारी शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बाद में हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी इसमें जोड़ी। आ जाते हैं हम पार्ट 5 में। पार्ट 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, अटॉर्नी जनरल सब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 में 52 बोलता है आर्टिकल कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, वो नॉमिनल हेड है, ठीक। रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। फिर आर्टिकल 53 बोलता है क्या क्या अधिकार है, क्या क्या पावर्स है, कौन से कार्यपालिका वाले पावर्स के। फिर आता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, और आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं अभी शॉर्ट में इस चीजों में चल रही हूँ। फिर चाहते हैं आर्टिकल 61 क्या बोलता है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, महाभियोग के बारे में बात करता है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। फिर आर्टिकल नंबर 63 वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारे यहाँ, जो कि जब प्रेसिडेंट हमारे यहाँ ना हो या विदेश यात्रा पे चले गए हो तो प्रेसिडेंट की भूमिका निभाए। ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये एक्स चेयरमैन होते हैं आपके कहाँ के, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, मतलब राज्यसभा के। इनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, सारे नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर इसके बाद जो पार्डन करने की पावर है प्रेसिडेंट की, मतलब किसी की भी जजमेंट वाली सजा को माफ करने की जो पावर है आपके, वो किसके पास है, वो इनके पास है। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 72 के अंदर, ठीक है। चल आर्टिकल नंबर 76 देखते हैं, वो बात करता है सीएजी, अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। अटॉर्नी जनरल ये आपके लॉयर होते हैं जो सरकार की हेल्प करते हैं, सरकार के लॉयर कह सकते हैं, सुप्रीम लॉयर, सबसे बड़े लॉयर सरकार के आप कह सकते हैं इनको, ठीक है, क्लियर। ये पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, डिबेट में पार्ट कर सकते हैं, बट वोट नहीं दे सकते। आर्टिकल नंबर 79 देखे तो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, ठीक, कि हमारे यहाँ एक संसद होनी चाहिए, इस संसद में क्या होना चाहिए, किस तरीके से संसद होनी चाहिए। फिर आर्टिकल नंबर 80 बात करता है कि हमारे राज्यसभा होनी चाहिए, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ 81 बोलता है हमारे यहाँ लोकसभा होनी चाहिए, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं। फिर आर्टिकल 83 क्या कहता है, आपको बताता है कि कितना कितना ड्यूरेशन है एक सदन चलने में, एक हाउस चलने में, टोटल कितना समय लगेगा। इन चीजों के बारे में आपको आर्टिकल 83 बताता है। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल 83 नहीं।
आर्टिकल 93 में स्पीकर के बारे में बात करते हैं और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करते हैं। स्पीकर वो आदमी है जो कि पूरी डिसिप्लिन मेंटेन करता है लोकसभा की, ठीक। अगर स्पीकर ना हो तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 105 जो है वो पावर ऑफ प्रिविलेजेस, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पावर ऑफ प्रिविलेजेस है, जो भी सांसद की ताकत और जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में जिक्र आर्टिकल 105 करता है। आर्टिकल 109 बताता है मनी बिल आपका एक क्या स्पेशल तरीका है मनी बिल का, ठीक है, उसका प्रोसीजर। डेफिनेशन क्या है मनी बिल की, वो 110 आर्टिकल में जाती है। बजट आपका 112 आर्टिकल में जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, ठीक। आर्टिकल नंबर 14 अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है। ऑर्डिनेंस जब आपकी संसद नहीं बैठी होती, संसद का सत्र नहीं बैठा होता, एकदम से हमको कोई नियम लेकर आना है, कोई कायदा कानून लेना कराना है, तो उसकी अनुपस्थिति में, संसद की अनुपस्थिति में आपके राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो वो अध्यादेश किस आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति ला सकते हैं, 123 आर्टिकल के अंदर अध्यादेश ला सकते हैं। गवर्नर किस आर्टिकल के अंदर ला सकते हैं, 213 आर्टिकल के अंदर। 124 आर्टिकल बात करता है आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फिर सैलरी जजेस की जो होती है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी 125। फिर आर्टिकल 148 बात करता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो सीएजी है आपका गार्जियन ऑफ प्रिवेसी पर्स भी बोला जाता है, मतलब जो हमारा पब्लिक पर्स है ना उसका गार्जियन भी बोला जाता है। जितना सरकार ने खर्चा किया है उस खर्चे की बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट बनाकर ये प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट में दे देता है, पार्लियामेंट में वो पेश होता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये स्टेट्स की भी बनाता है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक। सीएजी की क्या ड्यूटीज एंड पावर्स है इनकी बात आर्टिकल 149 करता है। चलो फिर बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 बोलता है कि 153 आर्टिकल में आपके गवर्नर है होने चाहिए स्टेट के पास, और 154 में बताता है कि गवर्नर की कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ठीक। गवर्नर के पास भी आपकी माफी देने की सजा होती है, बट फांसी माफी नहीं दे सकता, फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता गवर्नर। जिस तरीके से आपने अटॉर्नी जनरल देखे थे जो कि केंद्र सरकार की मदद कर रहे थे लॉ में, लॉयर बनकर, ठीक है, कानून के तहत, उसी तरीके से आपके राज्यों का जो कानून मतलब आपका लॉयर होता है, ठीक है, वकील होता है, उसको हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बोलते हैं, वो आर्टिकल 165 में आता है। गवर्नर के पास अधिकार है आपका अध्यादेश को पारित करने का, अगर राज्य की संसद ना बैठी हो, सॉरी अगर विधानसभा ना बैठी हो तो, ठीक है, तो क्या कर सकती है, पारित कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 213 के तहत। फिर आ जाते हैं पंचायत। पंचायत आर्टिकल 243 से लेकर 243 में आता है पार्ट 9 में। ग्राम सभा 243 में आता है, और किस तरीके से पंचायत में कितने लोग होने चाहिए, क्या उसका कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ये बात आपका आर्टिकल 243 भी करता है। इसके बाद हम बात करें तो हमारा पार्ट 10 है। पार्ट 10 आपसे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है, ठीक है, कि मतलब कौन से ऐसे एरिया है जिनको हमको संरक्षित करके रखना पड़ेगा, जिनका प्रशासन हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं पार्ट 11 की। तो पार्ट 11 बात करता है सेंटर स्टेट रिलेशन की, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके से आपके आपसी संबंध है, इनके बारे में बात आपका करता है कौन, केंद्र और राज्य सरकारें आप, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका पार्ट नंबर 12 जो कि आपके फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट, वित्तीय चीजों से रिलेटेड बात करता है। यहाँ पे आर्टिकल 266 है। आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में बात होती है। किसके बारे में बात होती है, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में बात होती है, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड कौन सा फंड है, ये आपका संचित निधि कहलाता है। कौन सी निधि कहलाता है, संचित निधि, जिसपे आपके रोजमर्रा के खर्चे सरकार करती है। सरकार बजट पे भी पैसा कहां से खर्च करती है, कंसोलिडेटेड फंड से करती है। बट मान लो एकदम से भूकंप आ गया, हमें पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से खर्च होगा, तो पैसा आपका कंटिजेंसी फंड से खर्च होगा, ठीक, आकस्मिक निधि से आपका पैसा खर्च होगा। आर्टिकल 267 में आता है। और प्रेसिडेंट के पास होती है आपकी आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड, ठीक। आर्टिकल 280 आपसे फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 बात करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आपसे आर्टिकल 300A की।
आर्टिकल 300A बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी, वो आपका हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है, और उसको ट्रांसफर कर दिया गया था आपका आर्टिकल 300A में, राइट टू प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज में, पार्ट नंबर 13 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 13 जो है आपका, वहां पे ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, इनकी बात होती है कि मतलब आपके आपस में इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही हमें ट्रेड करना है, तो किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या क्या आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं, किस तरीके से कौन कौन से आपके पावर्स हैं, क्या क्या हम नियम कायदे कानून लगाने वाले, ठीक है, ये हमें ये देखना पड़ता है, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के अंदर की जो सर्विसेज हैं आपकी, वो पार्ट नंबर 14 में आती है। यहाँ पे दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं। पहली बात तो ध्यान रखो, आर्टिकल नंबर 312 कहता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, मतलब आईपीएस, इंडियन जुडिशरी सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज हैं आपकी, वो आर्टिकल 312 के अंदर। बट आर्टिकल 315 आपको बताता है यूपीएससी कमीशन के बारे में, ठीक है, कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो यूपीएससी कमीशन है आपकी स्टेट में और यूनियन में, उसके बारे में आर्टिकल 315 बताता है, ठीक है। पर मान लीजिए आपको कोई नई सर्विस ऐड करनी है, तो कोई नई सर्विस ऐड करने की पावर किसके पास है, वो पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। किसके पास है, राज्यसभा के पास है, ठीक है। आर्टिकल 320 बताता है आपको कि क्या फंक्शंस है पब्लिक सर्विस कमीशन के, ट्रांसफर करना, पेपर कराना, ठीक है, और किसके कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट करना, ये सब फंक्शंस क्या है। यूपीएससी कमीशन के चेयरमैन को और मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। पार्ट नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन। आर्टिकल 324 जो है वो बात करता है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, एक होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 होते हैं आपके इलेक्शन कमीशन, ठीक है। यही बात करें आर्टिकल 325 की, तो 325 कहता है नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है, कोई भी आदमी इलिजिबल नहीं होगा, मतलब उसको मना नहीं कर सकते हैं कि तुमको वोट नहीं देना है क्योंकि तुम इस कास्ट के हो, तुम महिला हो तुम वोट नहीं दोगे, तुम काले हो तुम वोट नहीं दोगे, तुम लोअर कास्ट के हो तुम वोट नहीं दोगे, तुम इस धर्म को बिलोंग करते हो तुम वोट नहीं दोगे। तो इस तरीके के भेदभाव नहीं। आर्टिकल 326 बोलता है आपसे कि जो इलेक्शन है वो इलेक्शन आपका क्या है, बताइए। जो भी, चाहे आपका विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे आपका लोकसभा का इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं तो आपको एडल्ट सफरेज का पालन करना पड़ेगा। एडल्ट सफरेज मतलब आपकी जो एज है वो 18 इयर्स होनी चाहिए। पहले 21 थी, फिर आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 61st आपका संवैधानिक संशोधन आया, जिसके तहत एज कम करके 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करें पार्ट नंबर 16 की। पार्ट नंबर 16 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जो एससी, एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए। जहां पर आर्टिकल 338 बोलता है कि एक नेशनल कमीशन हमने स्पेशल बना रखी थी। किसकी नेशनल कमीशन स्पेशल बना रखी है? शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की। बट इसको ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338A में बात होती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की, ठीक। आर्टिकल 338A, क्या फिर से बोल रहे हैं, आर्टिकल 338A में बात होती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की, और आर्टिकल 338 में, ओनली आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात होती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 338B में, आर्टिकल 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात होती है। इस चीज को ध्यान रखना, ये इसका इंटरनल बाइफर्केशन है जो मैंने आपको ओरली बताया। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 340 की, तो आर्टिकल 340 क्या बताता है? अपॉइंटमेंट बताता है कि किस तरीके से ये जो आपके बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इसमें जो लोगों को कमीशन में हम अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपॉइंटमेंट के बारे में अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं वो लोग कि कई शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या ये बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही, ठीक है, ये लोग चेक करेंगे,
फिर आता है आपका पार्ट नंबर 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, याद रखिए आपका शेड्यूल 8 जो है, शेड्यूल 8 में भी लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 17 जो लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा है उसमें आर्टिकल 343 बोल रहा है आपसे कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हो सकती है आपकी संघ की, आपकी संघ की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकती है, यूनियन की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक, हिंदी को कंसिडर किया भी गया है, इस बात का ध्यान रखना। आर्टिकल 345 जो है वो बताता है कौन कौन से स्टेट की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 348 क्या बताता है कि लैंग्वेजेस टू बी यूज, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज हो सकती है, हाई कोर्ट में कौन सी। ठीक, 351 क्या बताता है कि हिंदी जो है आपकी उसका डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स रहे, क्या डायरेक्टिव्स रहे। ठीक है, चलिए आर्टिकल पार्ट नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये इमरजेंसी के बारे में बोलता है। इमरजेंसी में आपकी सारी फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाती है, सिर्फ दो बची रहती है, 20 एंड 21। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं हम आर्टिकल 352 की। आर्टिकल 352 आपसे बोलता है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इमरजेंसी आपकी एक जैसी लग गई जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई। ठीक, फिर उसके बाद आर्टिकल 356 बोलता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का मतलब गवर्नर ने बोल दिया कि ये जो सरकार है, ये सरकार बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रही है, इसकी मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये संवैधानिक मशीनरी जो है वो खराब हो गई, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ला दीजिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ला देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर आता है आपका आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपसे बात करता है। किसके बारे में बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, आज तक। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हो। ठीक है, गवर्नर का रूल भी यही रहता है। जो जैसे अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती मैं आप लोगों को। अगर मान लीजिए स्टेट इमरजेंसी लगी हुई, जैसे जम्मू कश्मीर में लगी हुई है, ठीक है, तो मैम जम्मू कश्मीर का बजट कौन लेकर आएगा, पार्लियामेंट, संसद, केंद्र सरकार लेकर आती है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ही जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगे। ठीक, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ। क्लियर है ये बात। चलो मान लो अगर वो स्टेट है, तो कोई स्टेट है तो, ठीक है, कोई स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो हम ये मान रहे हैं, क्योंकि अब तो वो यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो अब तो वो यूनियन टेरिटरी बन गई, तो अब तो अलग बात हो गई। पर अगर आप उसको छोड़ दें, मान लो मणिपुर, मणिपुर में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है आपका, तो फिर उसका बजट कौन लेकर आएगा, आपका निर्मला सीतारमण जी लेकर आएंगे। ठीक है, वही बजट लेकर आएंगे। फिर आर्टिकल 361 की बात करें तो आर्टिकल 361 में गवर्नर और प्रेसिडेंट को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, जो हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी थी ना आर्टिकल नंबर 14 में, उसमें अगर हम बोले तो प्रेसिडेंट और गवर्नर इन दोनों को जब तक ये अपनी पोस्ट पर है तब तक जेल नहीं भेजा जा सकता। जैसे ही अपने पोस्ट से नीचे उतर गए ये जेल जा सकते हैं। तो हम यहाँ पोस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि पर्सन। ठीक है, इसलिए इनकी पोस्ट पे जब होते हैं ये लोग तो इनको प्रोटेक्शन मिलता है, ये लोग जेल नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 ये बताता है कि हमारा जो संविधान है वो ना बहुत ज्यादा जटिल है, ना बहुत ज्यादा फ्री है, मतलब ना बहुत फ्लेक्सिबल है, ना बहुत ज्यादा रिजिड है। ठीक है, हम उसमें संशोधन ला सकते हैं। किस चीज के तहत संशोधन ला सकते हैं, अमेंडमेंट्स के तहत। ठीक, अमेंडमेंट्स के तहत संशोधन लाते हैं, जो कि अनुच्छेद 368 में बात करता है। पार्ट नंबर 20 में सिर्फ एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368। ठीक, जो कि बताता है कि संसद के पास अधिकार है किसी भी चीज को संशोधित करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित करने का अधिकार, आपके संविधान को संशोधित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, ना कि विधानसभा के पास, ना कि स्टेट असेंबली के पास। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी स्पेशल प्रोविजन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बताते हैं आर्टिकल 370 चला गया है, हट गया है, खत्म हो गया। ठीक है, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर अब आपका स्टेट ना रहकर एक यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक, वही नेक्स्ट आगे आते हैं आर्टिकल 371 में कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो नागालैंड को दिए गए हैं आपके। ठीक, आर्टिकल 371 जे में हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन को कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, बट बस यही बताना था कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20
पार्ट नंबर 22 की। तो पार्ट नंबर 21 में आपने देखा स्पेशल प्रोविजंस, पार्ट 20 में देखा अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 22 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, इन सब चीजों दी हुई। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कौन से वो आर्टिकल्स थे जिन आर्टिकल्स को हमने 26 जनवरी 1950 से पहले लागू कर दिया था। हमने सिटीजनशिप को 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू कर दिया था। इलेक्शन कमीशन को भी लागू कर दिया था। क्यों? क्योंकि भैया जरूरी था, हम रुक नहीं सकते, ठीक है। इसलिए कौन कौन से आर्टिकल्स हमने पहले लागू कर दिए थे, इस चीज का जिक्र आपका पार्ट नंबर 22 में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का होली स्पेशल, जिसमें मैंने बहुत फास्ट और बहुत क्रिस्प रूप में आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझाने की और बताने की कोशिश की। अगर आपको इसके अलावा फिर से किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल फ्री हो मुझसे पूछने के लिए, नीचे कमेंट्स करिएगा, मैं आपकी वो डाउट 100% क्लियर करूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली, जय हिंद।